इस वीडियो में आपको आरआरबी एलपी का जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है 25 नवंबर 2024 को उसका शिफ्ट 3 का मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस पेपर से आपको पता चलेगा कि रेलवे कैसा पेपर आपके लिए सेट कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि तीन संख्याएं 5:6:8 के अनुपात में है और उनका योग 3800 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे बड़ा पार्ट देखें, इस रेशियो में तो इसमें सबसे बड़ा पार्ट दिया हुआ है 8 और टोटल कितने पार्ट हैं, तो 5 6 5 11 11 और 8 19। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या 8/19। जो हमें निकालना है उसको हम डिवाइड कर देंगे पूरे पार्ट से और इसका योग दिया हुआ है 3800, तो 3800 से मल्टीप्लाई तो हमें ये हो जाएगा, ये तीसरा जो पार्ट होगा उसका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो 3800 से मल्टीप्लाई कर दें तो 19 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 200 और ये हो जाएगा 8 2 16 तो आ जाएगा 1600। तो वो सबसे बड़ी संख्या होगी इस तीन संख्याओं में 1600। तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर, अपनी आय का 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर निवेश किया और अपनी आय का शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि एक वर्ष के अंत में कुल 561 रुपए ब्याज मिला तो उसकी प्रारंभिक आय क्या थी, ये फाइंड करना है। तो प्रारंभिक आय फाइंड करनी है, मान लेते हैं ये है एक्स और इसमें साधारण ब्याज पर निवेश कर रहा है तो साधारण ब्याज का फार्मूला हो जाएगा, एसआई हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर। तो 1/3 भाग एक्स क्या हो जाएगा, x/3। तो p की जगह हो जाएगा x/3 और इंटरेस्ट रेट इसमें दिया हुआ है 7%, ये हो जाएगा 7। और टाइम टाइम सबके लिए 1 साल है तो 1 से मल्टीप्लाई ना करें तब भी ये 1 माना जाएगा। तो ये डिवाइड करना है 100 से। और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अपनी आय का 1/4 भाग 1/4 भाग 1/4 भाग का सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वो भी इसी में जोड़ दें। तो 1/4 भाग एक्स का तो x/4 और इंटरेस्ट रेट 8% है तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई। टाइम 1 साल दिया हुआ है सबका तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये डिवाइड करना है 100 से। प्लस तीसरा भाग जो दिया हुआ है कि आय का शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया। तो x/3 प्लस x/4 दो भाग तो इसने ये इन्वेस्ट कर चुका है। तो अब बचा कितना, तो पहले इसे जोड़ ले। ये हो जाएगा 4 और 3 7x और ये हो जाएगा 4 3 12, ये आ जाएगा 7/12x। इतना इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बचा कितना है, तो x में से घटा लें 7x/12, ये हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 5x/12। तो 5x/12 भाग बचा हुआ है। तो इसके कारण जो साधारण ब्याज होगा वो भी इसमें ऐड कर दें। ये हो जाएगा 5x/12 गुणे 10% का ब्याज था तो 10 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। तो ये किसके इक्वल दिया हुआ है साधारण ब्याज, ये दिया हुआ है टोटल 561 रुपए। वर्ष के अंत में कुल ब्याज 561 रुपए था, ये 561 के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें। 561 इक्वल टू और ये हो जाएगा 7x/3, 3 का नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 300 प्लस 4 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2x/100 प्लस ये हो जाएगा 2 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 5 5 25x 25x और ये 6 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 601। तो अब इसे सॉल्व करें तो इसमें एलसीएम आ जाएगा 600। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 14x प्लस यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 दूनी 12x प्लस और ये 600 पूरा ही है तो ये 25x ऐसे ही हो जाएगा। तो ये है 561 के इक्वल। तो 561 इक्वल हो जाएगा 14 12 26 26 और 25 51 51 x/600। 51 से इसे डिवाइड करें तो 51 एकम 51 और यहाँ बचा 51 तो आ जाएगा 11। तो
यहाँ से x की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 11 गुणे 600, ये हो जाएगा 11 छके 66 और ये 2 जीरो थे तो आ जाएगा 00। तो 6600 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए व्यंजक को पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त करें। तो एक ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसे पूर्ण वर्ग के रूप में हमें लिखना है परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। इसमें 3 टर्म है, ए, बी और सी। तो 3 टर्म का फार्मूला होता है स्क्वायर में, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स। तो अब इससे कंपैरिजन कर दें, तो एक्स स्क्वायर की जगह यहां पर है ए स्क्वायर, तो एक्स तो हो जाएगा ए, और वाई स्क्वायर से इसका कंपैरिजन करें तो वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे 9b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y हो जाएगा 3b, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 3b का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9b स्क्वायर, और z स्क्वायर का इससे कंपैरिजन करें तो c इक्वल टू हो जाएगा z, या कहें z इक्वल टू हो जाएगा c। अब इसमें देखें तो यहाँ पर माइनस में है, ये जो टर्म है ये माइनस में है, और यहाँ भी जो टर्म है ये माइनस में है। तो इसमें एक टर्म या 2 टर्म ऐसे आएंगे जो माइनस में होंगे, तो वो भी फाइंड कर लें। तो इन दोनों में देखें तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे माइनस है, और इसमें टर्म कौन सा कॉमन आ रहा है, यहाँ पर टर्म अगर कॉमन देखें तो ये है ए, जहां पर ए है वहां पर माइनस आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्लस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी और सी जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और ए जो होगा वो निगेटिव होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ए स्क्वायर है, तो अगर हम x की जगह माइनस ए लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी ये ए स्क्वायर ही होगा। तो जो ए का टर्म आएगा वो आएगा माइनस ए। तो इसमें इसकी वैल्यू रख दें, तो x की जगह हम रख दें माइनस ए, प्लस y की जगह हम रख दें 3b तो ये आ जाएगा 3b, और z की जगह हम रख दें c तो ये आ जाएगा c। ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर a जो है पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो इसे भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसके सभी टर्म में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस, तो भी यही वैल्यू रहेगी जो यहाँ पे दी हुई है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस 3b, और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सी, और ये होल स्क्वायर है ये आ जाएगा होल स्क्वायर। तो अब ये ऑप्शन में देखें तो ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा। 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 40 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है ये फाइंड करना है। मान लेते हैं सबसे छोटे बच्चे की उम्र है x, तो 2 वर्ष के अंतराल पर बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो इससे बड़ा जो होगा उसकी उम्र होगी x प्लस 2, और उससे बड़े की होगी x प्लस 4, इससे बड़े की होगी x प्लस 6, और इससे बड़े की होगी x प्लस 8। ये 5 बच्चे हो गए और इनका योग 40 है तो ये आ जाएगा इक्वल टू 40 के। तो अब इनको हम ऐड कर लें सभी को, तो इसमें 5x है तो ये आ जाएगा 5x, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 20 इक्वल टू 40। तो 20 इधर ले आए तो ये आ जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 20 के। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, सबसे बड़े बच्चे की उम्र। सबसे बड़ा बच्चे की उम्र हमने मान रखी है x प्लस 8, ये हो जाएगा 4 प्लस 8 ये आ जाएगा 12, तो 12 साल इसकी उम्र आ जाएगी। ऑप्शन इसमें 4 करेक्ट हो जाएगा। एक सौदे पर 30% और 35% की 2 क्रमिक छूटें एक एकल छूट के बराबर होगी, वो क्या होगी ये फाइंड करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, और ये हमें रखना है परसेंट में। a और b क्या है, ये 2 छूटे हैं, एक ये है और एक ये है, तो इसमें a और b की वैल्यू रख दें 30 और 35, 30 और 35 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 65 माइनस, और ये हो जाएगा 30 गुणे 35 और डिवाइड करना है 100 से, और ये जो भी आएगा वो परसेंट में आएगा। तो 65 माइनस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 7,
और इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 और ये परसेंट में होगा। तो 65 में से 10.5 घटाएं तो ये आ जाएगा 54.5%। यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अरुणा ने जयश्री से 9,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष बाद भुगतान की गई कुल राशि क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लिख लें। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा P इंटू 1+R अपॉन 100 की होल पावर कैपिटल T। इसमें P क्या है, ये प्रिंसिपल मूलधन, ये 9,000 दिया हुआ है, और इंटरेस्ट रेट है ये R, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 10% दिया हुआ है, और टाइम T है टाइम, तो ये 2 वर्ष दिया हुआ है। तो अब इसमें इसकी वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 9,000 गुणे 1+R, यहाँ पे आ जाएगा 10/100, और ये टाइम 2, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,000, और ये हो जाएगा 10 और 1 11, 11/10, और ये स्क्वायर में था तो इसे हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दें, ये 0, तो 1 0 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 गुणे 11 ये हो जाएगा 121, और ये मल्टीप्लाई होगा 90 से, तो 0 तो 0 ये आ जाएगा, 9 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 9 1 कम 9, 12 नहीं है 108, तो 10,890 रुपए उसे भुगतान करना पड़ेगा। ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दो समानांतर सड़कों के बीच 10 मीटर लंबा टावर है। टावर के शीर्ष से सड़कों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो सड़कें एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर होंगी, ये फाइंड करना है। मान लेते हैं 2 सड़कें हैं, एक सड़क ये है, एक सड़क ये है, और इसके बीच यहाँ पे कोई टावर है, यहाँ पे एक ये कोई टावर है, इसका एक अवनमन कोण जो दिया हुआ है, मान लेते हैं एक यहाँ से है, ये 45 डिग्री है, और दूसरा अवनमन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और इसकी जो ऊंचाई दी हुई है लंबा टावर की, ये है 10 मीटर। तो ये जो बीच की दूरी होगी, ये हमें फाइंड करना है कि क्या होगी। मान लेते हैं इतनी दूरी जो होगी, ये दूरी, ये है A, और ये दूरी मान लेते हैं ये है B, तो ये 90 डिग्री होगा। तो मान ले ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है, तो ट्राइंगल ABC में, ABD में tan 45 डिग्री हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो ये 10/A हो जाएगा, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर, मीटर में था तो ये आ जाएगा 10 मीटर, तो A की वैल्यू आ गई 10 मीटर। ऐसे ही ट्राइंगल ADC में देखें तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा लंब, लंब है 10 मीटर, तो ये आ जाएगा 10, और आधार है B, तो ये आ जाएगा B। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो B की वैल्यू आ जाएगी 10√3, और इसमें हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी थी, तो ये हो जाएगा A प्लस B, तो A की वैल्यू आ गई 10 और B की वैल्यू आ गई 10√3, ये हो जाएगा 10 गुणे √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 17.32, तो इसे ऐड करें तो ये आ जाएगा 27.32, और ये मीटर में था तो ये आ जाएगा मीटर में, तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है, ये फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है। 50, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं होती है टोटल 15। अगर 1 से 100 तक की पूछी जाती तो ये होती है 25, और 1 से 200 तक की पूछी जाए तो ये होती है 46, टोटल 46 इसमें अभाज्य संख्या होंगी 1 से 200 तक। तो इसमें ये वैल्यू पूछी गई थी तो ये होती है 15, तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट है।
पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000 रुपए है। मान लेते हैं पी वेतन है और क्यू का क्यू है। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू दी हुई है 2000। एक इक्वेशन ये बन गई। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। तो यदि अब उनकी बचत समान है, बचत उनकी समान दी हुई है, तो पी ने खर्च किया कितना? 95%, बचाया कितना? 5%। तो पी का अगर हम 5% निकाल लें, तो 5/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्यू के जो बचत होगा उसके इक्वल दिया हुआ है। तो इसका भी क्यू का भी बचत निकाल लें। तो क्यू खर्च कर रहा है 85%, तो बचा कितना रहा है? 15%। तो 15/100 ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसमें से हम P बाई Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3। तो P बाई Q आ जाएगा यहाँ से, ये 3 था और यहाँ से आएगा 1। तो P बाई Q आ गया 3/1। P अगर 3 भाग है तो Q 1 भाग होगा उसके वेतन में। तो P और Q का जो एडिशन दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है और इसमें हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? P का वेतन। तो P का वेतन हमने P माना था, तो ये P निकाले यहाँ से। तो P का कितना भाग है? 3। कितने में से? 3 और 1 4, 4 भाग में से 3 भाग P का है और ये टोटल वैल्यू जो दी हुई है ये 2000 है। 2000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 500 और ये हो जाएगा 5 या 15, ये आ जाएगा 1500 रुपए। ये रुपए में दिया हुआ था तो रुपए। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अर्पिता 276 रुपए में 9 संतरे और 8 केले खरीदती है। मान लेते हैं संतरे की कीमत x है और केले की कीमत y है। तो 9x प्लस 8y की वैल्यू आ गई यहाँ से 276। जब एक संतरे की कीमत 10% कम हो जाती है और एक केले की कीमत वही रहती है, तो 5 संतरे, तो संतरे की कीमत 10% कम हो रही है, तो हमने मान रखी थी x, तो ये हो जाएगा x इंटू 90/100, 10% कम कर दिए और प्लस केले की कीमत वही रहती है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो केले की कीमत y थी मानी थी हमने, तो y ही रहेगी। तो इसमें 10 केले, तो 10 गुणे y। अब इसकी कीमत दी हुई है 210, ये आ जाएगा 210 के इक्वल। तो अब इसे सॉल्व कर लें इसमें, तो 0 से 0, 5 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 9x/2 प्लस ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 210। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब क्या कह रहा है कि मूल लागत क्या है 3 संतरे और 4 केले की। तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम 3 संतरे और 4 केले की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें देखें तो यहाँ पे 9x है और ये है 9x/2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 में, तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 20y और ये हो जाएगा 420। एक इक्वेशन ये बन गई, यही की मॉडिफाइड इक्वेशन हो गई। अब इसमें से ये इक्वेशन घटा दें, इक्वेशन 1 को, तो 9x प्लस 8y और ये हो जाएगा 276। इसमें से घटा दें, माइनस माइनस माइनस, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 8 घटेगा तो ये आ जाएगा 12y और 10 में से 6 गया 4, अब यहाँ बचे 11, 11 में से 7 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 1। तो 12 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 12। y की वैल्यू आ गई 12। तो एक इक्वेशन किसी में रख दें, इक्वेशन 2 में एक में रख दें, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 12×96 और ये इक्वल 276 के 276। अब यहाँ पे इधर ले जाएं, तो ये अगर 100 होता तो ये हो जाता 176, 4 कम है तो 4 ज्यादा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 180। 9x की वैल्यू आ गई 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 और 3 संतरे और 4 केले की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y के। तो 3x 20×3 60 और y 12 है, तो 12 चौके 48, 60 और 48 हो जाएगा 108। यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु गेंद है।
वह इसे पिघलाता है और ठोस सिलेंडर बनाने के लिए सामग्री का उपयोग करता है। यदि बेलन के आधार का व्यास गेंद के समान हो तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो जो आयतन होता है, अगर एक वस्तु को दूसरी वस्तु में ढाला जा रहा है पिघलाकर, तो उसका जो आयतन होगा, दोनों का आयतन वो सेम रहता है। तो ये गेंद है, तो गोले का आयतन क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और ये गेंद का था, तो हम इसे मान लेते हैं आरबी बॉल। और ये इक्वल हो जाएगा सिलेंडर के आयतन के। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सिलेंडर का बनाना है, तो हम लिख लें यहाँ पे, ये लिख लें आर सी, और एच को हम लिख लें एच सी। व्यास दोनों का सेम दिया हुआ है, जो गेंद का व्यास होगा और जो सिलेंडर का व्यास होगा बेलन का, वो दोनों सेम है। तो आर बी इक्वल टू हो जाएगा आर सी। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दें अब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आरबी। आरबी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, ये दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3। तो यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई आरसी। आरसी और आरबी सेम है, तो ये भी हो जाएगा 3। और ये स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा एच सी। हमें इसमें बेलन की ऊंचाई फाइंड करना है, मान लेते हैं ये है एच सी। तो अब इसे सॉल्व कर लें, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये डिवाइड करें, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर से ये 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एच सी यहाँ से निकल आएगा 4। और ये सेंटीमीटर में थे सभी, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आ गई 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो इसका समय निकाल लें। तो ये हो जाएगा 80/20, और कह रहा है कि अगला 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो टोटल समय निकालना है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। तो अब इसे सोल्व कर लें, 0 से 0, 2 से इसे करेंगे, काटेंगे, तो ये आ जाएगा 4। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। 4 और 1 ये हो जाएगा 5 घंटे, आवर्स। इसकी औसत गति क्या है, ये फाइंड करना है। तो स्पीड हमें फाइंड करना है। टोटल दूरी क्या हो जाएगी, ये है 80 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो 80 और 30 हो जाएगा 110 किलोमीटर। और समय 5 घंटे है, तो 5 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 22 110, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी औसत चाल आ जाएगी, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक दुकानदार 10 रुपए में एक पेन बेचने पर उसकी लागत का 1/11 हिस्सा खो देता है। एक पेन का लागत मूल्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। मान लेते हैं लागत मूल्य जो हमें फाइंड करना है, ये है एक्स, जो कि कॉस्ट प्राइस है, सीपी। तो 10 रुपए में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस उसकी 10 रुपए है, और हानि कितनी हो रही है, 1/11 किसका, लागत का। तो लागत एक्स है, तो हानि जो होगी, लॉस, वो हो जाएगी x/11। तो इस हानि को इस हानि को अगर हम सेलिंग प्राइस में जोड़ दें, तो हमें फाइंड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, सीपी। तो सीपी एक्स है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस एक्स प्लस 11। तो अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इधर ले आए, ये हो जाएगा x माइनस x/11, और ये इक्वल हो जाएगा 10 के। तो 11 में से 1 गया, तो 10, 10x/11, ये आ जाएगा 10। 10 ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा 11, और ये रुपए में था, तो ये आ जाएगा रुपए। तो x की वैल्यू 11 आ गई, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये दी हुई है। इस बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी, यदि कैनवास की लागत 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। तो कैनवास को पूरी तरीके से ढकना है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया में फाइंड करना पड़ेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा, घनाकार बॉक्स का हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई,
प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की वैल्यू दी हुई है और हमें अगर वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू, तो ये जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, इसमें ये लागत हम जो लागत का रेट है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें फाइंड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया गुणे जो प्राइस होगी। तो अब इसकी हम वैल्यू निकाल लें। टोटल सरफेस एरिया ये है L इंटू बी। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 2.5 गुणे 2 प्लस, और बी 2 गुणे 90 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में बदलें तो ये हो जाएगा 90/100 मीटर। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9, और ये हो जाएगा प्लस ऊंचाई, ऊंचाई 0.9, और गुणे लंबाई, लंबाई है 2.5, ये हो जाएगा 2.5, और प्राइस, प्राइस दिया हुआ है 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, जो 70 से मल्टीप्लाई। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2 गुणे और 2.5 गुणे 2 तो ये आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 तो ये आ जाएगा 1.8 प्लस 25 नहीं, हम 225 तो ये आ जाएगा 2.25 गुणे 70। तो अब इसे सॉल्व करें तो लास्ट डिजिट यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट पे 5 है तो ये आ जाएगा 5, और ये दशमलव के बाद पहली डिजिट पे ये हो जाएगा 2 और 8, ये हो जाएगा 10, एक यहाँ पे आ गया, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 ये हो जाएगा 9, 9.05 इसका जो ये आएगा, इसका एडिशन आ जाएगा। यहाँ पे 2 पहले ही मल्टीप्लाई हो रहा है और 70 से और मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, तो 0.1 ये हो जाएगा गुणे 70। जीरो से ये दशमलव अंक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 18 सत्ते 126, ये आ जाएगा 126, 1267 रुपए इसका जो वैल्यू आएगी वो पड़ेगी। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में यदि कोण क्यू और एस का माप 150 डिग्री है तो एक चतुर्भुज ड्रा कर लें। मान लेते हैं ये P है तो ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S। तो Q और S, Q और S का जो योग दिया हुआ है, Q प्लस S दिया हुआ है, ये है 150 डिग्री। जबकि कोण P और R, R का माप का अनुपात दिया हुआ है, सॉरी, P और R इसका अनुपात दिया हुआ है 4:3। तो कोण R का माप क्या होगा ये फाइंड करना है। तो Q और S 150 डिग्री हैं, तो P प्लस R निकाल सकते हैं, P प्लस R। तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360, तो 360 में ये कोण घटा दें 150 डिग्री, तो ये हमें फाइंड हो जाएगा P प्लस R का। तो P प्लस R हो जाएगा, 360 में से 150 घटाएं, ये आ जाएगा 210 डिग्री। तो P प्लस R की वैल्यू 210 डिग्री है। अब P और R का रेशियो ये है, तो हमें फाइंड क्या करना है, कोण R का। तो R का पार्ट है 3, और टोटल इसमें देखें तो 4 3 7, तो 3/7 इसका पार्ट आ जाएगा, और टोटल कोण 210 डिग्री है तो 210 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 30, 30 या 90, तो R की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति का जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों के लिए औसत मासिक वेतन 8,000 रुपए है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इनका औसत मासिक वेतन 8,000 है। तो टोटल हो जाएगा 8 चौके 32, 4 महीने है तो ये आ जाएगा 32,000। एक इक्वेशन ये बन गई। अब कह रहा है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई, मार्च को हमने M से डिनोट किया है तो मई को मान लेते हैं MA से। तो ये इक्वल दिया हुआ है, इसका औसत मासिक वेतन 8,500 है, तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, तो 8 चौके 32, 5 चौके 20, ये आ जाएगा 34,000। तो एक इक्वेशन ये बन गई। यदि मई के महीने के लिए
उसका वेतन 6,500 रुपए है, तो जनवरी महीने के लिए उसका वेतन क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो मई का यहाँ पे दिया हुआ है कि ये है 6,500, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है? जनवरी का। जनवरी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ से मई का MA की वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा F प्लस M प्लस A, और इसमें से 6,500 घटा दें, 6,500, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ बचा 13, 13 में से 6 गया तो 7, और ये आ जाएगा 2, 27,500 इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ, एम और ए की। तो एफ, एम और ए की वैल्यू यहाँ पे हम रख दें, तो जे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 32,000 माइनस इधर वैल्यू ले आएंगे, ये 27,500 घटाना पड़ेगा। 32 में से अगर 27 घटता, 5,000 आता, लेकिन 500 और घट रहा है, तो ये हो जाएगा 4500। तो जनवरी की जो मासिक वेतन होगा वो आ जाएगा 4500, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तालिका एक क्रिकेट मैच के लिए शुक्रवार और शनिवार को नकद और ऑनलाइन माध्यम से बेची गई टिकटों की संख्या दर्शाती है। तो शुक्रवार को नकद, शुक्रवार यहाँ पे ये दिया हुआ है फ्राइडे की, तो नकद ये कैश दिया हुआ है, तो ये है 725, तो ये 725 है। और कह रहा है कि और ऑनलाइन किसका? शुक्रवार का ही। ऑनलाइन से कितने टिकट बिक रहे हैं? 525, 525, तो ऑनलाइन मिलाकर कुल कितने टिकट बेचे गए, तो इसे ऐड करना पड़ेगा इसमें। 525 को ऐड कर दें, तो हमें टोटल टिकट का वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 5 5 10, 1 2 1 3, 3 2 5, और ये हो जाएगा 7 5 12, ये आ जाएगा 1250 टिकट उसने बेचे। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 450, 1500 और 1650 का एचसीएफ क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें हमें फाइंड करना है जो सब में कॉमन हो। इसे दो ट्रिक से कर सकते हैं, या तो आप इसे डिवीजन मेथड से करें, या आप इसे ऑप्शंस की हेल्प से करें। तो मैं इसे ऑप्शन की हेल्प से बताता हूं आपको। तो इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम लें इन ऑप्शंस में, तो ये है ऑप्शन 2 में। तो 200, 200 कंसीडर करें, तो 200 से ये सभी नंबर अगर डिवाइड हो जाती हैं, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं होती हैं, तो हम नेक्स्ट जो इससे छोटी नंबर होगी उसे हम कंसीडर करेंगे। तो 200 से इसे डिवाइड करें 450 को, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगी 450, तो 200 इसका एचसीएफ नहीं होगा। ऑप्शन 2 इसमें इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, इससे बाद के क्या नंबर है? ये है 150, तो 150 से 450 डिवाइड हो जाएगा। 1500 को डिवाइड करें तो ये भी हो जाएगा, और 1650 को डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा, 11 बार जाएगा। तो ये तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो यही 150 जो होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है, ये फाइंड करना है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज लिख लें, ये होगा 3, 6, 9, 12 और 15। इसका औसत फाइंड करना है, तो इनको ऐड करके 5 हैं तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 और 12 27, 27 9 36, 36 और 3 36 और 6 42 और 3 45, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 9। यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दी गई अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करें। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले इसमें डिवीजन सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3, तो आ जाएगा 6, तो 12 और 6 हो जाएगा 18, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 24 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई इसमें पूछी गई है। ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है कि अगर ट्रेन एक खंभे को पार करती है, तो जो वो दूरी तय करेगी वो अपनी लंबाई के बराबर तय करती है। तो इसमें टाइम जो दिया हुआ है, ये हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी क्या हो जाएगी? इसके लंबाई के बराबर। लंबाई हमें फाइंड करनी है, तो मान लेते हैं ये है x, तो ये हो जाएगा x, और चाल, चाल ये दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय जो दिया हुआ है ये सेकंड में दिया हुआ है, तो इसे भी हमें
मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा चाल को। तो 72 में 5/18 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो टाइम यहाँ पे 24 सेकंड दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 24 के। तो अब इसे सॉल्व कर लें। 18 से ये डिवाइड करेंगे तो 18 चौके 72, ये 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x, और ये 4 गुणे 20 तो ये आ जाएगा 20, और ये इक्वल हो जाएगा 24 के। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें, 24 गुणे 20 तो ये हो जाएगा 480, और ये मीटर पर सेकंड में था स्पीड, ये आ जाएगा मीटर में। तो उसकी लंबाई आ जाएगी ट्रेन की 480 मीटर, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट में आए हुए मैंने सभी क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।